नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है। मैं आपसे बहुत दिनों के बाद मुखातिब हो रहा हूं और ये बहुत सारी सीरीज़ मेरी कोशिश थी जो मैं आपको हेल्थ रिलेटेड जो ऐसी सूचनाएं दे पाऊं जो ऑथेंटिक हों, ताकि आप जो ऐसी सूचनाएं आपके पास आती हैं जिनका कि कोई तथ्य नहीं होता उनमें और एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन में जो सूचनाएं उनमें अंतर कर पाएँ। तो आज मैं एक डेंगू के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसके बारे में आप सारे लोग अभी फ़िलहाल वर्तमान में बहुत परेशान हैं, जूझ रहे हैं। और ये डेंगू का एपिडेमिक पिछले मुझे लगता है कि 3 या 4 साल के बाद अभी हम इससे सारे लोग परेशान हैं। और ये इस समय में लगभग गाँव में, शहरों में, सब जगह फैला हुआ है और लोग इससे संबंधित परेशानी के साथ आते हैं। और इसमें कई सारी मैंने देखा कि अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि वो उन लोगों के पास बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं इस बीमारी को लेकर के, जिसके बारे में वो उन भ्रांतियों के कारण से कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो मेरा ये इस बार प्रयास है कि मैं इसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ ताकि आप बेहतर तरीके से इस बीमारी से लड़ पाएँ। तो डेंगू, जैसा सबको पता है कि एक मौसमी समस्या है। ये बरसात के सीज़न के आसपास से शुरू होती है और 3 से 4 महीने, यानी कि अब हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उत्तरी भारत में, ये लगभग अगस्त सितंबर से शुरू होती है, अक्टूबर नवंबर तक ये चलती है। और इसका जो मुख्य, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का मतलब है कि ये मॉस्किटो से स्प्रेड होती है, यानी कि मच्छर इसको फैलाता है। और जो मच्छर इसको फैलाता है वो एडीज़ नाम से मच्छर होता है। ये एडीज़ को हम आम भाषा में टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। ये टाइगर मॉस्किटो नॉर्मली डे बाइटर्स होते हैं, यानी दिन के समय में ये काटते हैं। तो एक लोगों को भ्रांति होती है कि हम तो रात में मच्छरदानी के अंदर सो रहे हैं और या हमने मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाए हुए हैं, उसके बाद भी हमें डेंगू कैसे हो गया। तो ये डे बाइटर्स होते हैं। डे बाइटर्स का मतलब अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, जब आप सैर के लिए बाहर जा रहे होते हैं तब, और या इवनिंग जब डॉन हो रहा होता है, जब शाम हो रही होती है और दिन छुप रहा होता है, उस समय में ये मॉस्किटो एक्टिव होता है और ये आपको काटता है। और काट करके एक डेंगू का जो वायरस होता है ये आपके शरीर में इंजेक्ट कर देता है अपनी स्लाइवा के द्वारा, या अगर अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपसे ये जो है खून चूसते समय ये अपने अंदर ले लेता है और उस वायरस को रेप्लिकेट करता है और दूसरों में स्प्रेड करता है। तो ये एडीज़ या टाइगर मॉस्किटो है। इसका डिस्क्रिप्शन और इसकी पिक्चर आप अभी वीडियो में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा किस तरीके का ये मच्छर होता है जो कि आपको काटता है। तो इसके काटने के बाद क्या होता है, तुरंत बीमारी ये नहीं आती। जब ये काटता है उसके बाद ये आपको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वो जब आपके शरीर के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद उसके लक्षण जब आते हैं तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये 4 दिन से लेकर के 10 दिन तक का ये हो सकता है। तो अगर आपको कीड़े ने आज काटा है तो उसके बाद क्या होता है, ये करीब आपको 4 से लेकर 10 दिन के बीच में इसके सिम्टम आने शुरू होंगे। ये 4 किस्म के डेंगू वायरस के स्ट्रेन होते हैं और ये कॉमन बहुत माइल्ड सिम्टम्स से लेकर के सीवियर सिम्टम्स आपको कर सकते हैं। ये आपके इम्यूनिटी पे और डिपेंड करता है। तो ये सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हो सकते हैं जिसमें आपको पता भी नहीं चले कि आपको डेंगू हुआ है, और बहुत सीवियर भी हो सकते हैं जो सीवियर डेंगू कहलाता है, जिसमें डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर कहलाता है, वो भी हो सकता है। तो शुरुआत में इसके इस तरीके से ये स्प्रेड होता है और इसके जो लक्षण होते हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, थोड़ा सा जुकाम, थोड़ा सा गले में खराश से लेकर के सीवियर। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर होते हैं, वो फीवर बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। 103, 104, 105 भी बुखार पहुंचता है। और शुरुआत के 3 से 4 दिनों में ये बुखार पैरासीटामॉल से भी सेटल नहीं होता है। पैरासीटामॉल से ये अपने बेसलाइन पे टच नहीं करता, या पैरासीटामॉल लेंगे तो थोड़ा लोअर आएगा और दोबारा बढ़ जाएगा। और इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा आँखों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और उल्टी जैसा महसूस होना, पेट का भारीपन होना, सर दर्द होना, ये सारे लक्षण साथ में आते हैं। ये लक्षण शुरुआत में आपको पहले दिन से लेकर के 5 से 7 दिन तक रह सकते हैं। 5 से 7 दिन के बाद बुखार नॉर्मली सेटल हो जाता है और बुखार सेटल होने के साथ में प्लेटलेट के अंदर ड्रॉप होना शुरू होता है। साथ साथ में प्लेटलेट के ड्रॉप के साथ में आपको
पेट में भारीपन, क्योंकि आंतों की झिल्लियों के चारों तरफ सूजन, फेफड़े के अंदर चारों तरफ सूजन, ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। नॉर्मली ये सिम्टम ज़्यादातर लोगों में माइल्ड होते हैं। 80% लोगों के अंदर ये कोई बहुत सिम्टम नहीं करते, लेकिन 15 से 20% लोगों के अंदर ये सिम्टम्स सीवियर भी हो सकते हैं और इन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें कि पेट के अंदर भारीपन या कुछ भी नहीं पचना या लगातार उल्टी का होना। ये भी ज़्यादातर लोग अस्पताल में प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ठीक हो जाते हैं, इनको कोई बहुत दिक्कत नहीं होती। 100 में से लगभग एक मरीज़ ऐसा होता है जिसको कि सीवियर डेंगू हो जाता है। सीवियर डेंगू का मतलब है कि जिसमें ब्लीडिंग के चांसेस या प्लेटलेट का स्तर काफ़ी गिर जाता है, और ये सूजन जो होती है वो फेफड़े के साथ में पेट में काफ़ी बढ़ जाती है, और ये सारी समस्याएं सीवियर कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट से इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। एक ये बात भी आपको जानना ज़रूरी है कि डेंगू का कोई इलाज नहीं है। ये एक ऐसी वायरल बीमारी है जिसमें आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं बॉडी को, ताकि इससे ये बॉडी स्वतः रिकवर कर सके। नॉर्मली ये करीब 2 हफ्ते के अंदर ये सारी समस्याएं से निजात मिल जाती है। एक जो बहुत भ्रांति होती है वो ये है कि लोग प्लेटलेट के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं कि प्लेटलेट कम हो गई, उसके लिए बहुत नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। तो प्लेटलेट का कम होना इस बीमारी का एक लक्षण है। नॉर्मली प्लेटलेट बहुत अगर ड्रॉप भी होती है तो इतनी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप नहीं होती कि आपको उसको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े। अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं उसके अंदर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से डिजीज़ के आउटकम पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उससे ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। एक क्रिटिकल लेवल से अगर प्लेटलेट पहुंच जाएं तो ज़रूर हमें ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। वो लगभग 20,000 या उससे कम प्लेटलेट अगर होती हैं तो नॉर्मली हम ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए रिकमेंड करते हैं, और उससे ऊपर के प्लेटलेट पर बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। या किसी भी प्लेटलेट काउंट पर अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन रिकमेंडेड होता है, तो हम उस समय में रिकमेंड करते हैं। लेकिन प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूजन से बीमारी के आउटकम पे कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। अब इसमें एक भ्रांति और है कि साहब बकरी का दूध पिला दीजिए, केले से पपीते के पत्ते आप पीस के पिला दीजिए तो उससे प्लेटलेट बढ़ जाती हैं। तो ये मिथ है, ये एक भ्रांति है। एक एंटिटी होती है हेल्थ प्रोपेगेंडा। हेल्थ प्रोपेगेंडा एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे समाज के अंदर आपस में बातचीत के द्वारा इतनी गहरी पैंठ कर जाती है कि उसको निकालना मुश्किल होता है। तो ये हेल्थ प्रोपेगेंडा जैसा ही है, जिसमें कि लोगों के दिमाग में ये बसा हुआ है कि बकरी के दूध से या पपीते के पत्ते से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, या कीवी से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कीवी खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बकरी का दूध पिलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पपीते के पत्ते रॉ पीस के देने से बहुत सारी और समस्याएं, पेट के अंदर भारीपन जो ऑलरेडी सूजन है उसके अंदर दिक्कत बढ़ सकती है। तो ये भ्रांतियां हैं। तो ये सब इन सारी चीज़ों को ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही कार्य करें इसके बारे में, और ये पैनिक में ये काम करने की कोशिश ना करें। तो ये एक सलाह है मेरी कि उसके लिए बहुत चिंतित ना हो। धन्यवाद दोस्तों, मैंने आपको ये जो सूचना दी इसके बारे में अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो नीचे लिखे लिंक पे आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे इंतज़ार कीजिए। आपको हेल्थ रिलेटेड और भी सूचनाएं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। जो कमियां महसूस होती हैं आपको, जिसके बारे में मुझे और आंसर करना चाहिए था, वो भी लिखिए, मैं आपको ज़रूर इसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।